हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूँ और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी इनकम टैक्स एमसीक्यू सीरीज चल रही है। 500 एमसीक्यू का हमारा टारगेट है और ये हमारा 13th सैम्पल पेपर है। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कॉलम 1 कॉलम 2, ऑब्वियसली बात है इनकी मैचिंग करनी है। एक तरफ लिखा है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी से पैसे जीते। सामने ऑप्शन है कवर्ड अंडर सेक्शन 14A सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस टैक्सड एट 30%। बिल्कुल ठीक है। ये मुझे समझ में आता है कि अगर हम लॉटरी से पैसे जीतते हैं तो उस पर 30% के हिसाब से टैक्स लगता है। तो मेरा पहला सी के साथ मैच होगा। रेजिडेंट फॉरेन कंपनी सेक्शन 139(1) सामने देख रहा हूँ मैं डी पे। ई प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट सेक्शन 139(3). देखिए रेजिडेंट फॉरेन कंपनी, अगर एक कंपनी है तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस यूँ तय होता है कि उसे रेजिडेंट कब माना जाएगा। या तो वो एक इंडियन कंपनी हो या फिर उस कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में हो। तो ये मेरा मैच हो गया है कि एक फॉरेन कंपनी को रेजिडेंट तभी माना जाएगा जबकि उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में हो। तो सेकंड ई के साथ मैच होता है। कल्टीवेशन एक्सपेंसेस यानी खेती का खर्चा। खेती का खर्चा आपने सारे ऑप्शन अब पढ़ लिए हैं तो मैं आपको बताता हूँ खेती के खर्चे की कटौती नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता। नियम क्या है? एक नियम है 14A ये कहता है कि अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है, जिस इनकम पे आईटी डिपार्टमेंट टैक्स नहीं लेता है, तो उस इनकम को पाने के लिए जो खर्चे होंगे उसकी कोई कटौती नहीं मिलेगी। आई रिपीट, अगर किसी इनकम पे टैक्स नहीं लगता है तो उस इनकम से रिलेटेड खर्चों की कटौती आपको नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, फर्म से जो प्रॉफिट होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। तो अगर अब आप ये क्लेम करो कि मैं फर्म आता जाता हूँ, मेरा खर्चा होता है, कन्वेंस होता है, ट्रैवलिंग होता है, मुझे उसकी कटौती चाहिए, तो उसकी कटौती या डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट ये कहेगा कि फर्म से जो प्रॉफिट मिलता है उस पर हम टैक्स ले ही कब रहे हैं जो आपसे आपको कटौती दी जाए। हमने आपको फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया। तो 14A यही कहता है कि आपको ऐसे एक्सपेंसेस की कटौती नहीं मिलेगी। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, सामने जो ऑप्शन बचे हैं वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमारे देश में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का काम सीबीडीटी करता है। इसका मतलब ये आपका हुआ कि चौथा आपका बी के साथ जाके कनेक्ट हो गया और उससे पहले ये भी था कि आपका जो थर्ड था वो ए के साथ जाके कनेक्ट हुआ। और रिटर्न ऑफ लॉस सामने दिखा हुआ है सेक्शन 139(1) सेक्शन 139(3). जो लॉस अगर किसी, देखिए जनरल रूल किसी को क्या समझ में आता है कि अगर किसी व्यक्ति को लॉस हो तो उसे रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। वाकई में नहीं है। लेकिन अगर वो अपने लॉसेस की आगे जाके भरपाई करना चाहता है तो उसे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अच्छे समझ लीजिए, अगर आपको बिजनेस लॉस है, कैपिटल गेन वाले हेड में लॉस हुआ है, या अगर आप हॉर्स मेंटेन करते हो वो वाले अगर लॉस आपको रिकवर करने हैं, भरपाई करनी है, या अगर आपका कोई स्पेसिफाइड बिजनेस है तो ये लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको रिटर्न ऑफ लॉस भरनी पड़ेगी। ये सेक्शन 139(3) में भरी जाएगी। हालांकि इसको भरने की ड्यू डेट 139(1) में गिवन है। तो उस डेट में बताई गई जो 139(1) में जो डेट्स बताई गई हैं, उन बताई गई डेट्स के अंदर अंदर आपको 139(3) के तहत रिटर्न ऑफ लॉसेस भरने पड़ेंगे। हालांकि दो अपवाद आप याद रखिएगा, एक आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता है और एक आपका अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होता है। ये दो लॉस ऐसे हैं, इनका रिटर्न फाइल ना भी करो तो भी आप उसको लाइक सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन बाकी जो मैंने बताए और नोट्स आगे दिए हुए हैं, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं मिले तो हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा। बाकी के लॉसेस के लिए तो आपको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। तो ये आपका पांचवा जाके एफ के साथ मैच होगा। वहाँ आपको ऐसे चार ऑप्शन वो दे देगा, चार ऑप्शन में से ये ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट अभी आंसर दे दिया है, थोड़ा स्पेस कम था तो मैंने सीधा ही आंसर दे दिया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। ये बता रखे हैं मैंने सारे नोट्स, ये नोट्स मैं पढ़ने के लिए कह रहा था आपको। ठीक है, एक मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ। ये वैसे सही है कि जो लॉस रिटर्न होता है उसमें लिखा है कि सर्टेन लॉस आप तभी कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे जब आप रिटर्न फाइल करेंगे 139(1) में बताई गई अवधि के तहत। लेकिन ये जो रिटर्न भरे जाते हैं ये 139(3) के तहत ही भरे जाते हैं। 139(1) में एक बस डेट है कि इस डेट तक आपको रिटर्न फाइल कर देनी है, यानी आप लेट नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन है, भारत में रबर उगाकर और उससे लेटेक्स बनाकर बेचने से आय का कितना प्रतिशत भाग कृषि आय होता है? 45%, 50%, 55%, 65%। तो अगर आप रबड़ उगाने के व्यापार में लगे हुए हो तो 35% और 65% का क्राइटेरिया है। ठीक है, तो 35% क्या है? 35% मानी जाती है बिजनेस इनकम
और 65% मानी जाती है एग्रीकल्चर इनकम। तो इसने पूछा कि बताइए कि कितना परसेंट भाग कृषि आय होता है, तो आपका 65% भाग कृषि आय होता है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछता है गैर कृषि आय, अगर वो गैर कृषि आय पूछता, नॉन एआई पूछता, तो फिर वो 35% होता। तो आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से जवाब दीजिएगा। ये टेबल आप अच्छे से याद कर लो, मैंने आपको एक साथ ट्रिक भी बताया था। कॉफ़ी में जहाँ कॉफ़ी उगाने में जहाँ 4 क्रियाएं होती है, 1 2 3 और 4, ये 4 क्रियाएं, मतलब कॉफ़ी को उगाना, क्योर करना, रोस्ट करना, ग्राउंड करना, 4 क्रियाएं, 4 से बनता है 40%। 40% वॉट? 40% बिजनेस इनकम, 40% बिजनेस इनकम, 60% एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, जैसा कॉफ़ी में होता है वैसा टी बिजनेस होता है। तो जैसे ये आ गया, ये आपका टी बिजनेस का हो गया 40% 60%, है ना। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर में 2 एक्टिविटी करोगे, 1 और 2, तो 1 और 2 से लॉजिकली बनता है 20%, पर 20% की जगह पकड़ लो 25%। तो अगर कॉफ़ी में आप 2 ही क्रियाएं करोगे, उसको ग्रोन करना, उसको क्योर करना, उपचारित करना, तो फिर 25% मानी जाएगी बिजनेस इनकम। बाकी वो तो 100 में से हटा दो तो ऑटोमेटिक पीछे वाला याद करने की जरूरत नहीं है, 75% बन जाएगी एग्रीकल्चर इनकम। और रबर और लेटेक्स का तो शुरू से फिक्स हिसाब है, 35-65, 35% नॉन एग्रीकल्चर इनकम, 65% एग्रीकल्चर इनकम। देखा जाए तो क्वेश्चन में ये था, पर मैं आपको टेबल याद करा रहा हूँ ताकि आपके 8 MCQ तैयार हो जाए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, पेरिस में कमाई गई और वहीं प्राप्त आय किसके लिए भारत में कर योग्य है। अगर कोई इनकम अब्रॉड में कमाई जाती है और अब्रॉड में ही प्राप्त की जाती है, तो वो केवल रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है। मैं हर बार और कई बार वीडियोस में बोल चुका, व्यक्ति होता है, एक तो होता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक होता है रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और एक होता है नॉन रेजिडेंट। अगर कोई व्यक्ति नियमों के हिसाब से रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट साबित हो गया, हिंदी में बोलते हैं निवासी एवं साधारण तौर पे निवासी साबित हो गया, तो वो पूरे विश्व में कहीं पे भी पैसे कमाएगा, कहीं पे भी पैसे प्राप्त करेगा, उस पर टैक्स लगेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो पेरिस में इनकम कमा रहा है, वहीं पे प्राप्त कर रहा है, यानी ग्लोबल इनकम है, फिर भी ऐसी इनकम R&OR के लिए टैक्सेबल होगी। ऐसी इनकम निवासी व साधारण निवासी के लिए टैक्सेबल होगी, ऐसी इनकम असाधारण निवासी के लिए टैक्सेबल नहीं होती, अनिवासी के लिए टैक्सेबल नहीं होती, सभी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होती। ए इसका आंसर रहेगा। ये टेबल आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसके साथ ही दे रखी है मैंने। इसके बाद है, माली की सुविधा का मूल्य कर योग्य होता है। पहले आप क्वेश्चन समझिए, माली की सुविधा क्या। एक व्यक्ति है, इसका नाम है मिस्टर अजय। मिस्टर अजय को माली गार्डनर की फैसिलिटी दे रखी है। किसने दे रखी है? इसकी कंपनी ने। अगर आप बात समझ रहे हैं तो कंपनी इसको तनख्वाह तो देती ही देती है। बगीचे की देखभाल के लिए इसको माली दे रखा है, और मान लेते हैं कि माली की तनख्वाह 12,000 रुपया महीना होती है, वो तनख्वाह भी कंपनी देती है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसको बोलते हैं माली की सुविधा मिलना। अब ये जो सुविधा ऐसी है, ये केवल विशिष्ट कर्मचारी के लिए कर योग्य होती है। मतलब कर्मचारियों को 2 भागों में बांटा गया है, एक होते हैं विशिष्ट कर्मचारी, एक होते हैं गैर विशिष्ट कर्मचारी। इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो आपको याद करना है, 5 तरह की फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो केवल और केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में ही टैक्सेबल है। माली इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, तो विशिष्ट कर्मचारी के लिए आपको इसका आंसर याद रखना है, बी इसका आंसर है। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन उठेगा कि विशिष्ट कर्मचारी कौन होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। 3 व्यक्ति, ये भी अगेन एक MCQ है। अगर कोई व्यक्ति कंपनी का संचालक है, अगर कोई कंपनी में काम भी करता है, यानी उसको बोलते हैं एम्प्लॉय डायरेक्टर, यानी वो एम्प्लॉय भी है और डायरेक्टर भी है, तो या वो एम्प्लॉय कंपनी के 20% से ज़्यादा शेयर होल्ड करता है, तो 20% या 20% से ज़्यादा शेयर होल्ड करता है, तो यानी उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो उसे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहा जाता है। और ये 2 तो फिर भी टफ कंडीशन है, तीसरी तो बहुत आसान कंडीशन है। और मैं कहता हूँ इस कंडीशन की वजह से तो आजकल हर आदमी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, कि अगर किसी कर्मचारी की मॉनिटरी इनकम एक साल में 50,000 से ज़्यादा हो, तो 50,000 से ज़्यादा तो आजकल हर किसी की इनकम होती है, महीने की नहीं लिखी हुई है, पूरे साल की लिमिट लिखी हुई है। तो किसी व्यक्ति की इनकम अगर मान लो 5,000 महीना भी है, तो भी उसकी साल की इनकम 60,000 हो गई, और 60,000 इनकम हो गई तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो गया। तो इस तीसरे नियम की वजह से तो लगभग हर कर्मचारी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। अब आपको याद करना है कि कौन सी सुविधाएं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होती है, फिर आप इसको ढंग से देख लेना। अगर कंपनी ने, मतलब कंपनी बोल देता हूँ, कंपनी का मतलब मेरा एम्प्लॉयर है, अगर कंपनी ने गार्डनर की, सफाई वाले की और वॉचमैन की फैसिलिटी दे रखी है कर्मचारी को, तो उसे टैक्सेबल फैसिलिटी माना जाएगा।
अगर कर्मचारी को फ्री गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की सप्लाई दे रखी है तो इसे टैक्सेबल फैसिलिटी माना जाएगा। अगर एम्प्लॉई के बच्चों की शिक्षा पर 1,000 रुपये महीने से ज़्यादा खर्चा कर रही है कंपनी तो उसे टैक्सेबल फैसिलिटी माना जाएगा। अगर मोटर कार की सुविधा दी गई है तो उसे टैक्सेबल फैसिलिटी माना जाएगा। और अगर प्राइवेट जर्नी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कहीं आने जाने के लिए फ्री में यात्रा की सुविधा दी गई है, तो दीज आर द टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। आप इसका सीधे हिस्से हाथ वाला हिस्सा भी पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, एक मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य 1,20,000 है। अब आप गौर कीजिए, इसका किराया नहीं दे रखा, सीधा ही आपको एनएवी दे रखा है। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी वाला चैप्टर मुझसे कई बार सुना है तो शुरुआती स्टेप पे जो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट, ये सब हो चुका है। इनफैक्ट एनएवी आ चुका है। एनएवी आने के बाद केवल एक तो होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक होता है इंटरेस्ट का डिडक्शन। ये दो चीज़ें ही बाकी रहती है, बाकी क्वेश्चन ये सॉल्व कर चुके हैं। तो एक मकान संपत्ति का एनुअल वैल्यू 1,20,000 है। इस मकान के को ओनर हैं बी और सी। बी और सी को ओनर है। बी की मकान संपत्ति से कितनी आय होगी और ये दोनों बराबर को ओनर हैं। तो देखिए, मकान से इनकम हो रही है समझो 1,20,000 रुपया, और सरल शब्दों में कहता हूँ 10,000 महीने की इनकम आ रही है, तो इसकी एनुअल इनकम 1,20,000 हो रही है। तो इसमें से 60,000 की इनकम बी की मानी जाएगी और 60,000 की इनकम सी की मानी जाएगी। और इन्होंने लेकिन अपन से जो पूछा था, उसने पूछा था बी की एचपी इनकम कितनी होगी, तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। 60,000 पे 30% 18,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट के बारे में जिक्र नहीं है, तो 42,000 रुपया इनकम मानी जाएगी। 42,000 इनकम मानी जाएगी। इसका आंसर ए रहेगा। एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, इंटरेस्ट की डिडक्शन होती है, ठीक है। और इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको वैसे ही बता दूं मैं कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान होते हैं ना, ये तो वैसे लेट आउट मकान दिख रहा है। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान होते हैं उसमें इंटरेस्ट की डिडक्शन 2 लाख रुपए तक की होती है। पर मान लो को ओनर हो तो फिर नियम क्या होगा, 2 लाख रुपए की डिडक्शन टोटल होगी और दोनों को 1-1 लाख की डिडक्शन मिलेगी, या 2 लाख की डिडक्शन बी को और 2 लाख की डिडक्शन सी को मिलेगी। तो आप ताज्जुब करेंगे, लेकिन सच है, दोनों के लिए 2 लाख की सेपरेट लिमिट है। यानी एक तरह से को ओनर होने पर एक ही मकान के संबंध में आप 4 लाख की कटौती भी ले सकते हो, क्योंकि 2 लाख रुपए की इंडिविजुअल लिमिट है। ये मैंने जस्ट आपको एक्स्ट्रा बताया। अभी के लिए क्वेश्चन इतना था, जस्ट मुझे को ओनर का कॉन्सेप्ट बताना था। को ओनर मतलब एक ही इनकम के 2 स्वामी हैं, एक ही प्रॉपर्टी के 2 स्वामी हैं, तो इनकम भी दोनों में बटेगी और दोनों को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी और दोनों को इंटरेस्ट की डिडक्शन भी, अगर 2 लाख तक की लिमिट है, दोनों को 2-2 लाख की सेपरेट डिडक्शन मिलेगी। और वैसे एक बात बता दूं, जो लेट आउट मकान होते हैं उन पे तो वैसे ऐसी कोई लिमिट भी नहीं होती है। लेट आउट मकानों में तो आप जितना ब्याज चुकाओगे या जितना ब्याज ड्यू हो जाएगा उसकी पूरे की कटौती मिलती है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अगर आपको हमारी ये एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने 2000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू का एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। उस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक के कुछ फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ये करंट असेसमेंट ईयर के मुताबिक हैं। हम हर साल हमारा इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक अपडेट किया करते हैं, तो आपको अपडेटेड एमसीक्यू मिलेंगे। दूसरी बात, साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिला करेंगे। साथ ही साथ हमने 50 सैम्पल पेपर भी दिए हैं ताकि आप देख सकें कि आपने कितनी तैयारी की है और तैयारी का लेवल कैसा है। साथ ही साथ 50 वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे ताकि क्वेश्चनों को अप्रोच कैसे करना है वो अप्रोच आपको सीखने को मिले। ये सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में और साथ ही साथ अंग्रेज़ी में भी हैं ताकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको कर सकें। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप फ़ोन पे भी इसे एक्सेस कर सकते हैं और अगर आप कंप्यूटर या अपने लैपटॉप पे भी इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये 2000 एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक हमारे ऐप पे अवेलेबल है, ज़रूर देखिएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धारा की छूट एक हिंदू अविभाजित परिवार अपनी सकल कुल आय में से प्राप्त नहीं कर सकता? एटीसी। आप सोचो ठहर के, क्या एटीसी की कटौती एचयूएफ को मिलती है? मिल सकती है। अगर आप पीपीएफ में पैसे जमा कराते हो, एनएससी में पैसे जमा कराते हो, बहुत सारी इसकी एटीसी में, जैसे एटीसी में होती है बच्चों की ट्यूशन फीस चुकाने का, वो एचयूएफ के लिए अवेलेबल नहीं होती। लेकिन एटीसी में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, 20 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं कि इनमें लगाओगे तो आपको कटौती मिल सकती है। तो एटीसी इज़ अवेलेबल फॉर एचयूएफ। एटीजी किस चीज़ की होती है? डोनेशन देने की। तो डोनेशन देके एचयूएफ बेनिफिट ले सकता है। एटीडी, एटीडी किसकी होती है? हेल्थ इंश्योरेंस की। तो एचयूएफ भी अपने सदस्यों का हेल्थ इंश्योरेंस करा के एटीडी का बेनिफिट ले सकता है। एटीपी की जो कटौती होती है ये केवल और केवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को मिलती है। तो इसीलिए ये वाला डिडक्शन
नहीं मिल सकता, तो इसका आंसर डी रहेगा। दिस डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर HUF। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीवियस ईयर इज डिफाइंड इन सेक्शन 234, 229, सेक्शन 3, सेक्शन 4। तो प्रीवियस ईयर गत वर्ष को परिभाषित किया गया है धारा 3 के तहत। धारा 3 में बताया गया है कि गत वर्ष से आशय क्या है, तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। अगर अपन कह रहे हैं असेसमेंट ईयर 24-25, तो इसका मतलब अपन ये कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर 23-24। इसका मतलब अपन ये कह रहे हैं कि ये प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2023 को शुरू होगा और 31 मार्च 2024 पे समाप्त होगा। यानी इस अवधि में, इसे अपन बोलेंगे 23-24 में आपने जो भी कमाया है उसका टैक्स आपको असेसमेंट ईयर 24-25 में देना होगा। ठीक है, एक और बात याद रख लीजिएगा, असेसमेंट प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर 12 महीने का हो सकता है या ये 12 महीने से कम भी हो सकता है। जैसे सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति ने जुलाई में व्यापार शुरू किया, 1 जुलाई 2023 को व्यापार शुरू किया, तो उसका व्यापार एक बार के लिए उसको खाते अपने 31 मार्च 2024 को समाप्त करने पड़ेंगे इनकम टैक्स के हिसाब से। तो इस में देखो तो केवल 9 महीने के लिए ही इसका गत वर्ष रहा। तो कहने का मतलब है, ये MCQ अपन पहले कर चुके हैं कि जो प्रीवियस ईयर है उसकी अवधि 12 महीने या 12 महीने से कम हो सकती है, लेकिन जो असेसमेंट ईयर की अवधि होती है, असेसमेंट ईयर की अवधि हमेशा और हमेशा फिक्स 12 महीने होती है। तो याद रखिएगा। ठीक है, तो और धारा 3 में बताया गया है कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। आगे कहता है राम को 10 मार्च को दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ हुआ, उसे इस राशि पर एडवांस टैक्स चुकाना होगा 15 सितंबर तक, 15 दिसंबर तक, 15 मार्च तक, 31 मार्च तक। आप बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 10 मार्च को हुआ है। देखिए जनरली क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं, प्रीवियस ईयर 23-24, ठीक है, एक होती है तारीख 15 जून, एक होती है 15 सितंबर, एक होती है 15 दिसंबर और एक होती है 15 मार्च। आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर 23-24 में, पूरी बात सुनिएगा, अगर आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर 23-24 में आप जो इनकम कमाएंगे उस पे जो आपका टैक्स बनेगा वो टैक्स 10,000 रुपये होगा या 10,000 से ज़्यादा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको टुकड़ों टुकड़ों में एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ेगा। 15%, 45%, 75%, 100%, इस तरह से आपको एडवांस टैक्स जमा कराने का है। अब गौर कीजिएगा, कुछ इनकम ऐसी होती है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। भाई बिजनेस से कितनी इनकम होगी, सैलरी से कितनी इनकम होगी। सैलरी से इनकम का अंदाज़ा लगाना बिल्कुल आसान होता है, बिजनेस से भी एक अंदाज़ा अपन लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पूरे साल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा क्या? जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसी असेट्स को बेचने पे होता है, तो कोई कस्टमर आएगा क्या, कितने में बेचेंगे, क्या कमाएंगे, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। इसी तरह कैजुअल इनकम, अचानक जो आकस्मिक आय होती है लॉटरी से, हॉर्स रेस से, ताश के पत्ते से, वो जो इनकम होती है उसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल होता है। या डिविडेंड की इनकम, डिविडेंड जो आपको कंपनी से मिलता है, तो आपको तो पता नहीं कंपनी कब डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। मैं कहना ही चाहता हूँ कि कुछ इनकमें ऐसी होती हैं जिनके बारे में अनुमान लगाना मुश्किल होता है, तो एडवांस टैक्स में आप इनके बारे में नहीं सोच सकते। तो इसके बारे में नियम ये बनाया गया कि जैसे ही ये इनकम होती है उसके बाद अगर आपकी इंस्टॉलमेंट डेट आती है तो आपको जमा कराना है। आई रिपीट, इनमें से कोई सी भी इनकम होती है, जैसे सपोज करो ये इनकम मेरे को 31 अगस्त को होगी। अगर ये मेरे को इनकम 31 अगस्त को हुई तो 31 अगस्त के बाद जो भी डेट आएगी तब मैं उसका टैक्स जमा कराऊंगा, यानी 15 सितंबर को। सपोज करो कि ये इनकम मेरे को 12 नवंबर को हुई, तो 12 नवंबर के बाद ये जो डेट आ रही है मैं उस डेट को एडवांस टैक्स जमा कराऊंगा। जैसे मेरे मामले में 10 मार्च को मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, जिसका मैं पहले तो अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता था। तो 10 मार्च के बाद जो अपकमिंग टैक्स डेट होगी, एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट डेट, मैं उस पर जमा कराऊंगा। तो मेरा क्वेश्चन में ये था कि 10 मार्च को अगर हमें LTCG हुआ तो उससे संबंधित एडवांस टैक्स मैं 15 मार्च को जमा कराऊंगा। ठीक है, और सपोज़ करो अगर मेरे को ये LTCG 20 मार्च को होता तो 20 मार्च के बाद मैं 31 मार्च तक उसका एडवांस टैक्स जमा कराऊंगा। तो ये नियम मुझे समझाना था। जिस भी दिन ये अचानक होने वाली इनकम होती है उसकी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट होती है आपको उस दिन एडवांस टैक्स जमा कराना होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फिर एक बैचिंग वाला क्वेश्चन आया है, अपील के लिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 36(1)(3), डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C,
12 मंथ्स असेसिंग ऑफिसर, 7.5% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट टैक्स ट्रिब्यूनल। तो अपील आप कहाँ करते हैं? टैक्स ट्रिब्यूनल में। अपील आप करते हैं कर न्यायाधिकरण में, यानी आपका जो एक है एक जाके एफ के साथ मैच होगा। यानी अगर आप असेसिंग ऑफिसर के किसी ऑर्डर से व्यथित हैं, आपको लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो आप अपनी अपील कर सकते हैं टैक्स ट्रिब्यूनल में। नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी, नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस, तो अगर कोई विदेशी जहाज़ है, वो विदेशी जहाज़ भारत से पैसेंजर लेके जाता है या कार्गो लेके जाता है, डाक पोस्टल लेके जाता है, पशु लेके जाता है और भाड़ा कमाता है, तो भाड़े का 7.5% टैक्स उसे हाथों हाथ दे के जाना पड़ेगा। भाड़े का 7.5%। तो शिपिंग बिजनेस में अगर कोई नॉन रेजिडेंट लगा हुआ है तो उसे 7.5% टैक्स चुका के जाना पड़ेगा हाथों हाथ। वैसे प्रीवियस ईयर का टैक्स असेसमेंट ईयर में लगता है, लेकिन इस मामले में जिस साल का टैक्स है उसी साल हाथों हाथ शिप छोड़ने से पहले 30 दिन के अंदर टैक्स जमा करा के जाना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यानी अगर आपने बिजनेस चलाने के लिए, वैसे इसमें क्लियर नहीं लिखा है कि आपने कैपिटल बोरो क्यों की है, बट आप सामने ऑप्शन देखेंगे तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आपने बिजनेस चलाने के लिए कोई लोन लिया है, कोई कैपिटल बोरो की है, तो उसका ब्याज आप चुकाएंगे तो आपको कटौती मिलेगी। धारा 36(1)(3) के तहत उसे बिजनेस एक्सपेंस माना जाएगा। तो ठीक है। तीसरे का ए, अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, खुद को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, तो उसकी कटौती नहीं मिलती, लेकिन अगर उसने वाकई में बोरो किया है तो उसका जो ब्याज चुकाया है उसे एक्सपेंसेस के तौर पे दिखाया जा सकता है। पीजीबीपी वाले चैप्टर में हम यही पढ़ते हैं कि कौन कौन से खर्चे अलाउड हैं। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अलाउड है। इसके बाद है रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन। अगर हमने हाउसिंग लोन लिया है और हाउसिंग लोन का हमने किस्त चुकाया है, तो उसके अंदर जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, क्योंकि जैसे किस्त है, मान लीजिए 35,000 हम किस्त भर रहे हैं, और 35,000 के अंदर 28,000 है प्रिंसिपल अमाउंट और 7,000 है इंटरेस्ट अमाउंट, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी कटौती आपको 80C के तहत मिलेगी। तो हाउसिंग लोन का रीपेमेंट करने वाले को 80C के तहत कटौती मिलेगी। चौथा जाके बी के साथ मैच हो जाएगा। इसके बाद है असेसमेंट ईयर। मैंने अभी बताया कि असेसमेंट ईयर हमेशा और हमेशा 12 महीने का हुआ करता है, तो आपका पांचवा जाके सी के साथ मैच हो जाएगा। अगेन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, जिसमें ये वाला कॉम्बिनेशन बने 1 के साथ एफ, 2 के साथ ई जैसा देख रहे हो, 3 के साथ ए, 4 के साथ बी, 5 के साथ सी, तो ये बिल्कुल सही बनेगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्जेबल ऑन टेम्परेरी वुडन स्ट्रक्चर। डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 32 होता है। सारी रेट्स याद करके जाना कि बिल्डिंग की रेट क्या, फर्नीचर की क्या, प्लांट एंड मशीन की क्या, सबकी ये याद रखना। इसमें अगर आपका टेम्परेरी वुडन स्ट्रक्चर है तो एक ज़माने में 100% रेट होती थी, लेकिन पिछले कई सालों से 40% इसकी रेट है कि 40% डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन वैसे पूछता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक व्यापारी है, उसकी दुकान है, तो दुकान पे कितना % डेप्रिसिएशन दिखा सकता है? अकाउंट्स में आप चाहे जितना दिखाना चाहो दिखा दो, लेकिन इनकम टैक्स में माना जाता है कि दुकान में, यानी जो कमर्शियल एसेट्स है, उस पर 10% डेप्रिसिएशन होता होगा। ठीक है, अगर आप का होटल है या हॉस्टल है या लोगों को आप ठहराते हो, तो भी आपका डेप्रिसिएशन रेट आप 10% ले सकते हो। अगर आप अपनी बिल्डिंग का रिहायशी यानी रेजिडेंशियल स्टाफ क्वार्टर्स के तौर पे यूज़ करते हो, यानी अगर आप अपनी बिल्डिंग अपने स्टाफ को रहने के लिए देते हो और आपकी बिल्डिंग का 2/3 या उससे ज़्यादा हिस्सा स्टाफ के रहने के लिए यूज़ होता है, तो फिर आपको 5% डेप्रिसिएशन लेना है। और अपन इस टॉपिक पे आते हैं, अगर आपने किसी भी तरह का अस्थायी ढांचा यानी टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया है या टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन किया है, जैसे मान लो कई बार बिल्डिंगें बनती हैं, तो बिल्डिंगें बनते हैं तो चौकीदार के लिए एक टेम्परेरी हट बना दी जाती है, तो ऐसे कंस्ट्रक्शन पे आप 40% डिडक्शन ले सकते हो। इसी तरह से अगर वाटर सप्लाई करने के लिए या वाटर प्योरीफायर के लिए आपने प्लांट एंड मशीन लगाया है और उस प्लांट एंड मशीन को कवर करने के लिए अगर आपने बिल्डिंग बनाई है, तो इस बिल्डिंग पे आप 40% डेप्रिसिएशन ले सकते हो। इसमें लिखा हुआ है कि जल की सप्लाई करने के लिए और जल की सफाई हेतु जो प्लांट और मशीन लगाया है, उसके लिए अगर आपने बिल्डिंग बनाई है तो उस पर 40% है। तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन रेट हो सकती है 5%, 10% या 40%। देखना पड़ेगा कि उस बिल्डिंग का नेचर क्या है। ठीक है जी, चलिए। 11th, if any amount is donated and claimed as allowable expenses for research under PGPP head, such research can be in the nature of। कहता है अगर हम किसी भी राशि का दान देते हैं, डोनेट करते हैं,
किसके लिए? रिसर्च के लिए। तो वो अगर हम रिसर्च के लिए डोनेट करते हैं तो ये कह रहा है कि वो रिसर्च किस तरह की होनी चाहिए। वो रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च हो सकती है, हाँ। वो रिसर्च सोशल साइंस से रिलेटेड हो सकती है, हाँ। वो रिसर्च स्टैटिस्टिकल साइंस यानी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हो सकती है, हाँ। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। सेक्शन 35 में जब हम किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट को डोनेट करते हैं, मैं बताऊंगा कि आप किस किस को डोनेट कर सकते हैं। अगर आप वहाँ डोनेट करते हैं तो वो डोनेशन रिसर्च के लिए होना चाहिए। रिसर्च हो सकती है प्योर साइंस के एरिया में, सोशल साइंस के एरिया में, या स्टैटिस्टिकल रिसर्च भी हो सकती है। एक बार आप समझ लीजिए, अगर आप किसी कंपनी को डोनेशन देते हैं, वो कंपनी भारत में साइंटिफिक रिसर्च के लिए लगी हुई है और आप उसे साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देते हैं तो आप कटौती ले सकते हैं। अगर आपने किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज या किसी और संस्था को डोनेट किया है, चाहे आपने वो सोशल साइंस के लिए दिया हो या स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए दिया हो, तो भी आप कटौती ले सकते हैं। अगर आपने किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या कॉलेज को साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेट किया हो तो आपको कटौती मिल सकती है। और अगर आपने नेशनल लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी या आईआईटी को डोनेट किया है और जो अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च है उसके लिए दिया है, तो कुल मिला के ये चारों नाम आ गए, जो तीनों नाम थे वो आ गए हैं। इनके लिए आप डोनेशन देते हो तो आपको कटौती मिलेगी, डेफिनेट मिलेगी। वाइल कंप्यूटिंग TDS ऑन सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज, द लॉसेज गिवन बिलो टू द एप्लीकेबल एक्सटेंट वुड बी कंसिडर्ड बाय द एम्प्लॉयर। क्या कह रहे हैं सर? कर्मचारियों को दिए गए वेतन पर TDS की गणना करते समय निम्नलिखित हानि पर नियोक्ता द्वारा विचार किया जाएगा। अब आप ध्यान से समझो। जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, इसका नाम V है और ये नौकरी करता है। मान लीजिए ये नौकरी करता है कॉलेज में, ठीक है। तो कॉलेज सैलरी देता है, हाँ। कॉलेज सैलरी देगा तो TDS काटेगा, हाँ। लेकिन जब वो TDS काटेगा तो मैं उन्हें अगर ये कहता हूँ कि सर मुझे बिजनेस से लॉस हुआ है उस पर विचार कीजिए, तो वो नहीं करेंगे। अगर मैं उन्हें ये कहूँगा कि सर मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, TDS काटते समय उस पर विचार कीजिए, वो नहीं करेंगे। अगर मैं उन्हें कहूँगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है उस पर विचार कीजिए, वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं उन्हें ये कहूँगा कि सर मुझे हाउस प्रॉपर्टी से इतने रुपए का लॉस हुआ है या होने वाला है, तो TDS काटते समय वो इस बात पे डेफिनेट विचार करेंगे। और दूसरे शब्दों में बताऊँ, मान लीजिए कि मेरी सैलरी 10 लाख रुपए है और मेरा अगर हाउस प्रॉपर्टी से 2 लाख का नुकसान है और मेरी टैक्सेबल इनकम 8 लाख है, तो मेरा जो एम्प्लॉयर है वो 8 लाख रुपए पे TDS काटेगा। यानी मेरे हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को वो TDS कैलकुलेशन के समय कंसीडर करेगा। बाकी किसी लॉस को ITR फाइल के समय तो कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन आपका जो एम्प्लॉयर है वो TDS काटते समय बाकी किसी लॉस की सुनवाई नहीं करेगा। वो केवल हाउस प्रॉपर्टी की जो परमिजिबल लिमिट है 2 लाख तक की, वहाँ तक की ही सुनवाई वो करेगा। तो इसका आंसर B होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म इज। मैं आपको इसका सिंपल नियम बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक फर्म है, उसके अंदर A, B और C साझेदार हैं। अगर A को 15% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो क्वेश्चन ये है कि A की इनकम कितनी मानी जाएगी। तो मैं बोलूँगा कि A की इनकम 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से मानी जाएगी। कि सर ये क्या बात हुई, A को ब्याज तो 15% मिला है। देखिए, पार्टनर की इनकम उतनी ही मानी जाएगी जितना फर्म को एक्सपेंस अलाउ किया गया है। आई रिपीट, पार्टनर की इनकम उतनी ही टैक्सेबल होगी जितना फर्म को एक्सपेंसेस अलाउ किया गया है। आप अच्छे से जानते हैं कि फर्म के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर फर्म ने 12% खर्चा दिखाया है तो पार्टनर अपनी इंडिविजुअल रिटर्न में 12% ही इनकम दिखाएगा। अगर मैं और बोलता हूँ, अगर फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिखाया है खर्चे के तौर पे, तो साझेदार भी अपनी इनकम के तौर पे अपनी निजी ITR भरते समय 10% को इनकम दिखाएगा। तो आपको ये समझना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब एक साझेदार कमाता है तो जितनी PGBP के तहत फर्म को 40B में कटौती मिली है, फर्म जब खर्चे क्लेम करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग या रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग, तो वहाँ एक सेक्शन 40B होता है। तो जितना खर्चा सेक्शन 40B में फर्म को अलाउ हुआ है उतनी ही पार्टनर की इनकम मानी जाती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आगे। कहता है कि एक्सपेक्टेड रेंट कैन बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग वे। एक्सपेक्टेड रेंट की बात कहाँ आती है? अगर आपका मकान आपने किराए पे दिया है तो दो चीज़ें आपको देखनी है।
एक आपको देखना है एक्सपेक्टेड रेंट और एक देखना है आपको एक्चुअल रेंट। फिर इन दोनों में से जो ज़्यादा हो वो लेना है। लेकिन अब पहली बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालेंगे। एक आपको देखनी है म्यूनसिपल वैल्यू और एक आपको देखना है फेयर रेंट, और इनमें से जो ज़्यादा है वो लेना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से जो ज़्यादा हो वो लो। लेकिन फिर आपको इसे स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है, ठीक है। और आपका ये जो मूल्य है वो स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता, या अन्य शब्दों में कहूँ कि इन दोनों में से जो ज़्यादा है उसे लेने के बाद आपको इसमें से और स्टैंडर्ड रेंट में से जो कम हो वो लेना होता है, ठीक है। शब्दों में बताऊँ, म्यूनसिपल वैल्यू है 80,000, फेयर रेंट है 90,000, तो आपको 90,000 लेना है। लेकिन अगर आपका स्टैंडर्ड रेंट 75,000 रुपये है तो फिर आपको यहाँ पे 75,000 रुपये लेना है। तो अपेक्षित किराया, एक्चुअल रेंट तो जो होता है सो होता है, एक हम थ्योरेटिकल किराया निकालते हैं जिसको अपेक्षित किराया बोलते हैं। तो अपेक्षित किराए के लिए आपको ये नियम लगाना है, आपको म्यूनसिपल वैल्यू या फेयर रेंट में से हायर वैल्यू लेनी है, लेकिन सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। आपको जो वो किराया आप सेलेक्ट करोगे दोनों में से जो भी ज़्यादा हो, लेकिन वो मानक किराया यानी स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये नियम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ कंसेशनल लोन टू एम्प्लॉइज इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंडिंग रेट ऑफ विच ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर द सेम पर्पस। कर्मचारी को रियायती ऋण अनुलाभ का मूल्य किसकी ऋण दरों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। सिंपल समझिए, एक ये व्यक्ति हैं मिस्टर एक्स, ये अपनी कंपनी में काम करते हैं। ये कंपनी के पास जाते हैं, जाके बोलते हैं सर मुझे कार के लिए लोन चाहिए तो दे दीजिए, ठीक है। कंपनी ने कहा आप हमारे घर के एम्प्लॉय हो, हम आपसे 6% इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। अब बात चल रही है असेसमेंट ईयर 24-25 की, इसका मतलब बात चल रही है प्रीवियस ईयर 23-24 की। तो इसका जो फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे प्रीवियस ईयर का यानी 1 अप्रैल 2023, तो ये चेक किया जाएगा कि 1 अप्रैल 2023 को एसबीआई की कार लोन की लैंडिंग रेट क्या थी। आई रिपीट, आपने लोन लिया, सपोज कर लेते हैं कि आपने जुलाई 23 में लोन लिया और आपने 6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से अपने बॉस से लोन लिया जो कि सस्ती रेटों पे है। जबकि 1 अप्रैल को एसबीआई की कार की जो लोन की रेट थी वो थी मान लीजिए 11%। तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि अगर आप एसबीआई से लोन जाके लेते तो आपको 11% ब्याज देना पड़ता, लेकिन आपके बॉस ने आपसे 6% ब्याज लिया तो आपको 5% का फ़ायदा हुआ है। तो इस 5% को टैक्सेबल फैसिलिटी माना जाएगा, और आपकी जब सैलरी कंप्यूट की जाएगी, सैलरी कैलकुलेट की जाएगी, तो इस वैल्यू को भी, इस चीज़ को भी टैक्सेबल किया जाएगा। तो वो इस पूरी कहानी में मैं आंसर सिंपल बता सकता था कि एसबीआई की जो लैंडिंग रेट होती है उसको बेस रेट माना जाता है। उसके कंपैरिजन में देखा जाता है कि एम्प्लॉय को कितना फ़ायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ। तो प्रीवियस ईयर की फर्स्ट डे की एसबीआई की जो रिलेटेड लैंडिंग रेट है उसे देखा जाता है जब भी हम इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल इंटरेस्ट वाले लोन की फैसिलिटी की कैलकुलेशन करते हैं। तो एसबीआई इसका आंसर है, आपको याद रखना है, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ ओल्ड मूवेबल असेट्स टू एम्प्लॉय विल बी टैक्स फ्री इफ इट इज़ यूज्ड फॉर। सपोज करो एक ये सेठ जी होते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं, और एक ये कर्मचारी होता है। सेठ जी ने एक फ्रिज है, उसको 12 साल इस्तेमाल किया और 12 साल इस्तेमाल करने के बाद इसे फ्री में दे दिया, ठीक है। हो सकता है कि ये फ्रिज को बाज़ार में बेचते तो 5,000 का बिक जाता। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये सुविधा इस एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगी या एग्जेम्प्ट होगी। तो इसमें नियम ये है कि अगर किसी असेट्स को 10 साल या 10 साल से ज़्यादा के लिए एम्प्लॉयर यूज़ कर ले और उसके बाद एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करे तो ऐसा ट्रांसफ़र टैक्स फ्री होगा। तो 10 साल का नियम आपको याद करना है कि अगर कर्मचारी को कोई मूवेबल असेट दे दी जाती है 10 साल यूज़ करने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए वो एक टैक्स फ्री परक्विजिट्स होगा, उस पर वो अनुलाभ पूरी तरह से कर मुक्त होगा। 10 साल का नियम आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है determine the residential status of a HUF is if HUF control and management is wholly situated in India and कर्ता of HUF is a non-resident in India for that previous year। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सपोज कीजिए प्रीवियस ईयर 23-24 में एक HUF का कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में था, तो बेसिक कंडीशन पूरी हो गई है। HUF के मामले में एक होता है बेसिक कंडीशन और एक होती है एक्स्ट्रा कंडीशन। एक्स्ट्रा कंडीशन ये होती है कि अगर प्रीवियस ईयर 23-24 के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि प्रीवियस ईयर 23-24 से पहले के जो 7 साल हैं
उस 7 साल में 730 दिन वो भारत में रह चुका हो कुल मिलाकर, या प्रीवियस ईयर से पहले के जो 10 साल हैं, 10 साल में से 2 बार कर्ता निवासी रहा हो। आई रिपीट, HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए बेसिक शर्त देखी जाती है और फिर एक्स्ट्रा कंडीशन देखी जाती है। बेसिक शर्त तो ये है कि मैनेजमेंट और कंट्रोल इंडिया में होना चाहिए, फुल्ली हो या पार्टली होना चाहिए, तो वो तो है। तो बेसिक कंडीशन तो पूरी हो गई। आप हमेशा जानते हैं कि बेसिक कंडीशन होने के बाद पूरी या तो एडिशनल कंडीशन पूरी हो जाती हैं। अगर एडिशनल कंडीशंस पूरी हो गई तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा, और अगर जो एडिशनल कंडीशंस हैं वो पूरी नहीं हो पाई तो व्यक्ति रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेगा। तो जो एडिशनल या एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं वो कर्ता के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसके लिए ये होता है कि जो प्रीवियस ईयर से पहले के 7 साल हैं उसके अंदर 730 दिन उसे कुल मिला के इंडिया में रहना होगा, जिसके बारे में क्वेश्चन में उल्लेख नहीं है। इसी तरह उसे जो प्रीवियस ईयर से पहले के 10 प्रीवियस ईयर हैं उसमें से 2 बार रेजिडेंट साबित होना होगा, उसके बारे में भी क्वेश्चन जिक्र नहीं है। यानी मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में ये पता नहीं चल रहा है कि HUF ने एडिशनल कंडीशंस पूरी की या नहीं। जो जानकारी हमें दी गई है कि कर्ता गत वर्ष में नॉन रेजिडेंट रहा है, उससे कुछ भी साबित नहीं होता। जो एडिशनल कंडीशंस थी उसके बारे में हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो इसका आंसर है कि ये HUF R एंड OR भी हो सकता है, ये R एंड NOR भी हो सकता है। तो उसका आंसर D आएगा कि वो A या B में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये मैंने पूरा आगे लिख रखा है कि बेसिक कंडीशन क्या है, एडिशनल कंडीशन क्या है। जो बेसिक और एडिशनल दोनों को पूरा कर दे वो ऑर्डिनरी होता है, जो बेसिक को पूरी करे और एडिशनल में रह जाए वो नॉट ऑर्डिनरी होता है, और जो बेसिक ही पूरी नहीं कर पाए वो नॉन रेजिडेंट होता है। ठीक है, चलिए। पार्ट 2 ऑफ स्केड्यूल फर्स्ट ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2023 गिव्स द रेट ऑफ TDS फॉर द प्रीवियस ईयर। आप सिंपल समझ लीजिए, जो फाइनेंस बिल आता है और बाद में पास होने के बाद जिसको फाइनेंस एक्ट कहते हैं, तो फाइनेंस बिल टॉक्स अबाउट ईयर 23-24। ठीक है, फाइनेंस बिल 2023 जो आएगा, जो लगभग फरवरी के महीने में आता है, वो 23-24 के बारे में बताता है। तो इन्होंने यही पूछा था कि फाइनेंस बिल जो 2023 का आया वो प्रीवियस ईयर 23-24 में क्या टैक्स की रेट होंगी, किन दरों से TDS काटा जाएगा, उसके बारे में बताता है। तो इसका आंसर A रहेगा। बाय द वे, एक आपको बात और बता दूं क्योंकि ये आ चुका है, फाइनेंस बिल 2024 जो होगा वो 24-25 के बारे में बताएगा कि 24-25 पे इनकम पे टैक्स किन दरों से लगेगा और TDS किन दरों से काटा जाएगा। तो आप ये याद कर लीजिए, 24 है तो 24-25, 23 है तो 23-24, प्रीवियस ईयर के बारे में बात बताता है। ठीक है, चलिए, तो ए इसका आंसर रहा। अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इनमें से कौन सी इनकम कर से मुक्त है, यानी उस इनकम पे कमाने वाले पे टैक्स लगेगा। तो सम रिसीव्ड बाय ए मेंबर फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक HUF का जो सदस्य होता है उसे HUF से जो आय का हिस्सा मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। आई रिपीट, एक HUF का जो सदस्य होता है उसे HUF से जो आय का हिस्सा मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। किसी विदेशी कंपनी से जो आपको लाभांश मिलता है वो टैक्सेबल होता है। बांग्लादेश से जो फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम आपको होती है वो टैक्सेबल होती है। अगर आप एक NPO में काम करते हो और आपको वहाँ से सैलरी मिलती है, तो NPO का हमें नहीं पता, लेकिन NPO से जिसको सैलरी मिलती है वो इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है। तो ये तीनों इनकम में टैक्सेबल है, लेकिन जो A है वो एग्जेम्प्ट है। मैं आपको उसका नियम फिर भी पढ़ा देता हूँ। हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्यों को परिवार की आय में से प्राप्त राशि धारा 10(2) के अंतर्गत कर मुक्त है, चाहे उस इनकम पे HUF पे टैक्स लगा हो या नहीं लगा हो। सदस्य को जो शेयर ऑफ इनकम मिलेगा दैट विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(2). 20th क्वेश्चन कहता है, इनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट इन द केस ऑफ। आपको ये पता है कि जब रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट के बाद जो छुट्टियां जमा होती है उसके बदले में पैसा मिलता है, तो क्वेश्चन उठता है कि वो पैसा टैक्सेबल होता है या एग्जेम्प्ट होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, उनके लिए छुट्टियों के बदले जो पैसा इकट्ठा एक साथ मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एग्जेम्प्ट होता है, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एग्जेम्प्ट होता है, दोनों के लिए एग्जेम्प्ट होता है। तो इसका आंसर C रहने वाला होता है। ठीक है, C एग्जेम्प्ट है। ओके, एक बार फिर बता दूं, सर्विस में रहते समय छुट्टियों के बदले जो आपको पैसा मिलता है जब आप सर्विस में होते हैं तो वो टैक्सेबल होता है। हर तरह के एम्प्लॉय के लिए वो टैक्सेबल होता है। लेकिन
रिटायरमेंट के बाद या किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाने पर छुट्टियों के बदले जो पैसा मिलता है, जमा छुट्टियों के बदले जो पैसा मिलता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के केस में एग्जेम्प्ट हुआ करता है। ठीक है, चलिए। नियोक्ता एक कार की क्षमता 1.6 लीटर से कम एक ड्राइवर के साथ साथ एक्स को प्रदान करता है कार्यालय और आंशिक रूप से व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए। कंपनी द्वारा किए गए खर्चे इस तरह के हैं: चलाने और रखरखाव के खर्चे 32,000 रुपये, ड्राइवर की सैलरी 36,000 रुपये, अनुलाभ का कर योग्य मूल्य है। तो टफ क्वेश्चन है। बेसिकली बात ये समझिए कि एक कंपनी होती है, ठीक है, ये है कंपनी, और यहाँ काम करते हैं एक्स। पहली बात तो ये है कि एक्स को एक कार मिली है, कंपनी से एक कार मिली है, कार के साथ साथ ड्राइवर भी मिला है। कार क्यों मिली है? कार का आप पर्सनल यूज़ भी कर सकते हो, आपको ऑफिस के काम में भी कार को काम में लेना है और आप पर्सनल काम से भी ले सकते हो। दूसरी बात यह है कि जो कार की क्षमता है, कहीं तो 1.6 लीटर लिखा होता है, कहीं कहीं 1.6 क्यूबिक कैपेसिटी लिखी होती है। तो खैर ठीक है, दोनों में से जो भी शब्द मिलेगा। तो कार की जो कैपेसिटी है वो 1.6 लीटर से कम है, तो आप इसे छोटी कार कहेंगे। तो मैं आपको कहूँगा कि आपको एक छोटी कार मिली हुई है। छोटी कार में 1800 प्लस 900 का नियम होता है, मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, यानी बगैर इस बात का ध्यान रखें कि कंपनी का कार पे एक्चुअल खर्चा कितना होता है, जब हम एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल करते हैं तो इसमें 1800 प्लस 900 का नियम है। 900 तब आपको जोड़ने हैं जब आपको कार के साथ साथ ड्राइवर फैसिलिटी भी दी हुई हो। तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए 2700 रुपये प्रति माह की टैक्सेबिलिटी जनरेट होगी और 12 महीने के लिए 32,400 रुपये कार का मूल्य माना जाएगा। मैं आपको एक बार और बिल्कुल बेसिक बताता हूँ। सपोज़ कीजिए एक व्यक्ति की इनकम 1 लाख रुपये महीना है, तो 12 महीने में उसकी इनकम 12 लाख तो होगी ही होगी। अगर उसे कार मिली हुई है और कार इसी तरह से मिली हुई है तो 32,400 रुपये कार फैसिलिटी भी माना जाएगा। उसकी ग्रॉस सैलरी 12,32,400 रुपये मानी जाएगी। ठीक है ना? तो आपको भत्ता नहीं मिला, आपको हाथ में कैश नहीं मिला, कंपनी ने आपको कार उठा के दे दी, वो भी ड्राइवर समेत दे दी। कंपनी सारा खर्चा खुद ही कर रही है, तो आपके लिए फैसिलिटी का मूल्य 1800 प्लस 900 होता है। इसमें कार अगर बड़ी होती है तो 2400 प्लस 900 होती है। इसमें फिर और भी कंडीशन है कि अगर पर्सनल खर्चे एक एम्प्लॉय खुद उठाता है तो ये बहुत सारे किंतु परंतु इसमें केवल कार के अंदर 20 तरह के एमसीक्यू बन सकते हैं। मैंने अगले पेज पे आपको थोड़ी बहुत लिस्ट देने की कोशिश की है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप पीडीएफ ज़रूर से डाउनलोड कीजिएगा। उसमें मैंने नियम और एक्स्ट्रा नियम दे रखे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और आपको फ्री भी नहीं मिलते हैं तो आप हमें इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारा ऐप है, आप हमारे ऐप पे से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा एक ऐप है कॉमर्स पॉइंट के नाम से, ये वाला उस ऐप का लोगो है। प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करना। एक्स एक कंपनी से 15 अप्रैल को रिटायर हुए, 4,000 पेंशन के हकदार थे। रिटायरमेंट के समय उन्होंने 75% पेंशन को एक मुश्त पेंशन में बदला, उन्हें 1,80,000 प्राप्त हुए। यदि वो ग्रेच्युटी के हकदार हैं तो एक मुश्त पेंशन के टैक्सेबल हिस्से की गणना कीजिए। अगेन एक टफ क्वेश्चन है। देखिए, एक व्यक्ति रिटायर हुआ तो उसकी पेंशन बनी, उसके पास ऑप्शन था कि वो 4,000 रुपये हर महीने चुपचाप पेंशन लेता रहता, पर उसने ये कहा कि उसने कहा मेरे को 75% पेंशन अभी दे दो। तो जो उसको पेंशन मिली है वो 1,80,000 मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि 1,80,000 रुपये इसको मिला है 75% के तौर पे, तो उसकी फुल पेंशन तो ज़्यादा रही होगी। फुल पेंशन कितनी रही होगी मैं आपको बताता हूँ। 1,80,000 इंटू 100/75 कर दो, ठीक है। तो आप ये पाएंगे कि उसकी जो टोटल पेंशन है वो 2,40,000 रुपये रही होगी। अब कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा? या तो देखो हाफ अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है या फिर 1/3 अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है। जिस व्यक्ति को ग्रेच्युटी भी मिलती है, उस व्यक्ति को एग्जेम्पशन कम मिलती है, उस व्यक्ति को 1/3 एग्जेम्पशन मिलती है। लेकिन कई लोग ये नहीं समझ पाते कि 1/3 किसका? 1/3 होता है फुल पेंशन का। अगर आपकी फुल पेंशन 2,40,000 है तो 2,40,000 रुपये का 1/3 होता है, तो आपको 2,40,000 का 1/3 हो गया 80,000। आपको 80,000 का एग्जेम्पशन मिलेगा। मैं अब फुल एंड फाइनल आपको ये कहने लग रहा हूँ कि एक व्यक्ति को 1,80,000 रुपये मिला है, उस 1,80,000 में से 80,000 तो है एग्जेम्प्ट राशि। अगर एग्जेम्प्ट पूछता तो आप 80,000 आंसर देते, और अगर वो टैक्सेबल राशि पूछता है तो 180 में से इस 80 को हटा दो, बाकी 1,00,000 रुपये टैक्सेबल राशि होगी। इसका आंसर बी आएगा। मैं आपको वापस दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, आप 2 मिनट सुनिएगा।
अगर जिस कर्मचारी को ग्रेच्युटी भी मिलती है उसको जो कम्यूटेड पेंशन होती है, जिसको लमसम पेंशन बोलते हैं, उसकी लमसम पेंशन का 1/3 भाग एग्जेम्प्ट होता है। हालांकि जिस कर्मचारी को ग्रेच्युटी नहीं मिलती है उसका आधा भाग एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन अभी के लिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन नहीं है, अभी हमारे लिए ये वाला ऑप्शन है क्योंकि ग्रेच्युटी उसको मिलती है। अब जैसे अमाउंट 1,80,000 मिला तो टोटल पेंशन 240 हुई होगी, 240 रही होगी तो उसमें 1/3 अमाउंट 80,000 एग्जेम्प्ट हुआ होगा। अब आपको पेंशन रिसीव कितनी हुई 180, उसमें से एग्जाम कितनी है 80, तो टैक्सेबल कितना हो गया 1,00,000 रुपया, तो 1,00,000 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U आर नॉट अलाउड फ्रॉम LTCG, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपको धारा 112 के तहत या 112A के तहत लाभ हुए हैं तो आपको उन लाभों में से 80C से 80U तक का डिडक्शन नहीं मिल सकता। अगर आपको कैजुअल इनकम हुई है तो आपका डिडक्शन आपको नहीं मिल सकता। अगर आपको कहें कि जस्ट अ मिनट, हाँ, अगर आपको धारा 111A के तहत लाभ हुआ है तो भी आपको 80C से लेके 80U तक का डिडक्शन नहीं मिल सकता। ठीक है, मैं आपको एक समझाने के लिए बताता हूँ। सपोज़ कीजिए किसी को इस A पॉइंट में 50,000 की इनकम हुई है और ये मान लेते हैं कि उसको 1,00,000 रुपये की कैजुअल इनकम हुई है, 111A के तहत उसको 20,000 के लाभ हुए हैं। इसके अलावा उसको मान लीजिए कि 1,30,000 रुपये की इनकम हुई है। ठीक है, अब अगर इसकी GTI जोड़ें, ग्रॉस टोटल इनकम, तो 130 और 20 150 200 3,00,000, इसकी ग्रॉस टोटल इनकम हो गई 3,00,000 रुपये। हो सकता है कि इसने कहीं LIC के अंदर पैसे जमा कराए और 1,50,000 रुपये जमा कराए, तो ये चाहता है कि मुझे 1,50,000 की डिडक्शन मिलनी चाहिए। प्राइमा फेसी अगर हम दिमाग ना लगाएं तो हमें लगता है कि GTI 3,00,000 है और ETC की लिमिट 1,50,000 होती है, तो हमें 1,50,000 तक की कटौती मिल सकती है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको इस 50,000 रुपये की कटौती नहीं मिल सकती, इस 1,00,000 पे कटौती नहीं मिल सकती, इस 20,000 पे कटौती नहीं मिल सकती। आपको मैक्स टू मैक्स के लिए केवल इस 1,30,000 की कटौती मिल सकती है। ठीक है, तो ये एक एडिशनल नॉलेज है कि आपको याद रखना है कि आप 80C से 80U, जिनको अपन डिडक्शंस बोलते हैं, डिडक्शंस आप कुछ चीज़ों में से क्लेम नहीं कर सकते। इसका आंसर डी हो गया। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसमें से डिडक्शन नहीं ले सकते। अगर आपने इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बेचा है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है सेक्शन 111A वाला, या आपको कैजुअल इनकम हुई है, या आपको 115A, 115AB, 115AC, 115ACA, 115AD और 115D, ये कुछ खास तरह की इनकम्स हुई हैं, तो आप इनमें से डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा घर की संपत्ति या मकान संपत्ति के माने गए स्वामित्व का मामला नहीं है? अगर आप अपने जीवन साथी को बिना प्रतिफल लिए या कम प्रतिफल लिए असेट्स ट्रांसफ़र करते हो, मकान संपत्ति ट्रांसफ़र करते हो, तो आप उसके डीम्ड ओनर माने जाओगे। अगर आप अपने बच्चे को, सेकंड पॉइंट में, अगर आप अपने माइनर बच्चे को बिना प्रतिफल लिए या कम प्रतिफल लिए एक हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हो तो भी आप उसके डीम्ड ओनर माने जाओगे। अगर आप एक इम्पार्टिएबल एसेट्स के एक अविभाज्य संपदा के धारक हैं, यानी जो प्रॉपर्टी HUF की है पर बांटे जाने जैसी नहीं है, आप उस प्रॉपर्टी के धारक हैं, तो भी आप उसके डीम्ड ओनर माने जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी प्रॉपर्टी के को ओनर हैं तो ये को ओनर हैं तो आप वास्तविक को ओनर हैं, इसमें डीम्ड ओनर वाली बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर देखो, व्यक्ति मकान का स्वामी होना चाहिए। तो जो व्यक्ति जनरली मकान के रजिस्टर्ड स्वामी होते हैं वो तो स्वामी होते हैं, पर कुछ दशाओं में मकान का स्वामी माना जाता है। मैं आपको जल्दी मामले बताता हूँ। अगर आपने अपने स्पाउस को कोई हाउस प्रॉपर्टी बिना प्रतिफल के या कम प्रतिफल से ट्रांसफ़र किए तो आप ही उस मकान के डीम्ड ओनर माने जाओगे। अगर आप अपने माइनर डॉटर या माइनर सन को आपने कोई प्रॉपर्टी बिना प्रतिफल के या कम प्रतिफल से ट्रांसफ़र किए तो आप ही उसके डीम्ड ओनर माने जाओगे। अगर आप एक HUF के मेंबर हैं और एक अविभाज्य संपदा के धारक हैं तो फिर आप उसके डीम्ड ओनर माने जाओगे। अगर आपको किसी हाउसिंग सोसाइटी ने, हाउसिंग बोर्ड ने कोई मकान अलॉट किया है, लीज पे अलॉट किया है, तो भी आप उस मकान के डीम्ड ओनर माने जाओगे। अगर किसी मकान का सौदा हो चुका है, रजिस्ट्री अभी बाकी है, बाकी लिखा पढ़ी हो चुकी है, तो आप उस मकान के डीम्ड ओनर माने जाओगे। अगर आपने 12 साल से ज़्यादा के लिए लीज़ पे कोई मकान प्राप्त किया है तो आप उस मकान के डीम्ड ओनर माने जाओगे।
अगर आपने पट्टे की ज़मीन पे मकान बनाया है, स्ट्रक्चर आपका है, ज़मीन पट्टे की है, तो भी आप उसके डीम्ड ओनर माने जाओगे। अगर आपने कभी लोन लिया था, मकान को गिरवी रखवाया था, मकान गिरवी है, तो भी आप ही उसके ओनर माने जाओगे। और अगर कोई मकान डिस्प्यूटेड है लेकिन किराया आपको मिलता है, तो आप उसके डीम्ड ओनर माने जाओगे। ठीक है, और ओनर माने जाओगे तो इसका मतलब टैक्स भी आप पे लगेगा, इसका मतलब ये होता है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज़ नॉट चार्जेबल एज इनकम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसमें से कौन सी इनकम पीजीबीपी के तहत नहीं मानी जाएगी? तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस कैरिड बाय एनएसएससी। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, प्रोफेशन करता है, तो वो इनकम पीजीबीपी में मानी जाती है। अगर कोई इनकम कोई ट्रेड या प्रोफेशनल द्वारा अपने सदस्यों को विशिष्ट सेवाएं देकर प्राप्त की जाती है, मतलब अगर कोई ट्रेड यूनियन है, वो अपने सदस्यों को कुछ खास सेवाएं देता है, उसके बदले में आय प्राप्त करता है, तो वो इनकम भी पीजीबीपी में मानी जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हॉर्स रेस में जो घोड़े पार्टिसिपेट करते हैं उनको मेंटेन करता है, या उनका बिजनेस करता है, उनको खरीदने बेचने का बिजनेस करता है, या उनको मेंटेन करने का बिजनेस करता है, तो ये इनकम अदर सोर्स में जाती है। इसी तरह से फर्म का जो साझेदार है, उसे जो फर्म से सैलरी मिलती है, वो भी पीजीबीपी हेड में जाती है। जी हाँ, चौंकिए मत, वैसे सैलरी जो मिलती है वो सैलरी हेड में जाती है, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन होता है। लेकिन फर्म और पार्टनर के बीच में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन नहीं होता है, अतः फर्म के पार्टनर को जो सैलरी मिलती है वो पीजीबीपी हेड में जाती है। तो ए, बी और डी वाली इनकम में पीजीबीपी में जाती है, लेकिन हॉर्स रेस के हॉर्सेस को मेंटेन करने से होने वाली इनकम अदर सोर्स में जाती है। होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए। कोई बात कहनी हो, बतानी हो तो कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो देखते रहिएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।